Hi guys, this is Shubhangi and welcome back to Literaturer. In today's video, we are going to cover Nazim Ezekiel's very famous poetry Enterprise. अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करे अपनी लर्निंग में, then please subscribe to the channel and like the video and comment down कि आपको next video कौन सा चाहिए. Without wasting any time, let us quickly begin with our video. Hi, this is Shubhangi and welcome to Literaturer. In today's video, we are going to cover Enterprise, which is a beautiful poem written by Nazim Ezekiel. Before moving ahead, let us first of all see Nazim Ezekiel. Let us meet the poet Nazim Ezekiel, who was born in 1924 and lasted till 2004. And he was a foundational figure in modern Indian English poetry, and therefore he wrote post-independence India. ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद में ही पोएट्री और अपने वर्क्स को लिखा था एंड ही वाज अ वेरी फेमस पोएट, सो फेमस दैट ही वाज अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1983. He was also awarded with Padma Shri in the year 1988 and his best known works are Night of the Scorpion, Goodbye Party for Miss Pushpa T.S., Time to Change, The Unfinished Man, Latter Day Psalms, etc. ये सारे उनके बहुत फेमस पोएट्रीज हैं. मूविंग अहेड टू एंटरप्राइज. एंटरप्राइज वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है समथिंग न्यू. कोई न्यू प्रोजेक्ट या कोई न्यू आइडिया को जब आप प्लान करते हो, उसका मीनिंग होता है एंटरप्राइज. ये पोएट्री का टाइटल बहुत एग्जैक्ट फिट होता है इस पोएट्री में, बिकॉज वी आर सीइंग कि एक पर्सन कैसे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए अपना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाता है और उसका, और इसलिए वो एक स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन करता है. मतलब कि वो एक पिलग्रिमेज में जाता है, यानी कि एक तीर्थ स्थल में वो जा रहा होता है, और उस बारे में है ये पोएट्री. इट इज अ जर्नी फ्रॉम आइडियलिज्म टू डिसइल्यूजनमेंट. आइडियलिज्म मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज को एक सेट रूल एंड नॉर्म्स को अगर हम मान के चलते हैं, वो आइडियलिज्म होता है. जैसे कि हम अगर स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कंसर्न होते हैं कि नहीं, हमको किसी से गुस्सा करके बात नहीं करना है, हमको हर बड़े का इज्जत करना है, हमको हर पर्सन के वैल्यू करने हैं. ये सारी चीज़ों को जब आप लेके चलते हो तो ये आपके ओपिनियन आइडियलिज्म के तहत आते हैं, और ये जर्नी है आइडियलिज्म से डिसइल्यूजनमेंट तक का. अब हम पोइट्री पढ़ के देखेंगे कि कैसे ये जर्नी कवर होती है. द पोएम एंटरप्राइज फॉलोज अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिमेज. ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग एक पिलग्रिमेज में जा रहे हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, उनकी कहानी है ये, जो कि एंथुजियाज्म से बिगिन तो होती है लेकिन एंड होती है डिसअपॉइंटमेंट से. और इस प्रेजेंटेशन में हम थीम, स्ट्रक्चर, सिंबोलिज्म सब कुछ कवर करेंगे. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप लोग आगे की भी सारे वीडियोस से अपडेटेड रहें. पोएम का अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये 30 लाइंस का पोएम है, जो कि 6 स्टैंजास में है और 5 लाइंस ईच है. ये इस पोएट्री का मीटर जो है आइएम्बिक टेट्रामीटर फॉलो करता है. मतलब कि आप देखेंगे कि लाइंस बहुत लंबे नहीं हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल ऑफ लाइंस हैं, जो कि अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल से पेयर किए गए हैं. ठीक है, राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो ए बी ए है. हम पोएट्री पढ़ेंगे तब हम समझेंगे. ये जो पर्टिकुलर मीटर और राइमिंग स्कीम है, इससे आपको एक बात समझ में आती है कि ये जब आप पोएट्री यूं ही आप अपनी नजरों से ऐसे देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लोग परेड कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, ऐसा टाइप का इसका स्ट्रक्चर है. ऊपर से देखने में आपको ये एक विजुअल इफेक्ट दे रहा है कि मार्च या परेड करके ये लोग जो है पिलग्रिम में जा रहे हैं. Let us now understand the explanation of this poetry. फर्स्ट स्टैंजा जैसे ही बिगिन होता है तो हमको ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है. बहुत ज्यादा हाईली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ये लोग. इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज. ठीक है, आपको पता है कि ये एक तीर्थ जर्नी के जैसे बिगिन हुआ, जहाँ पे उनका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड था, एक्सॉल्टेड था, बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट में था, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म में था. एंड इतना ज्यादा एंथुजियाज्म था कि इनका जितना भी बर्डन है वो सब कुछ इनको बहुत ज्यादा लाइट फीका लग रहा था. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन लोग पिलग्रिमेज में जा रहे हैं हैविंग अ बैग इन देयर शोल्डर. ये बैग का उनको वेट फील ही नहीं हो रहा था. उन लोग भले पहाड़ चढ़ रहे हैं लेकिन इनको अपना खुद का भी वेट वहां पे फील नहीं हो रहा था, बिकॉज देयर माइंड्स वर एक्सल्टेड. इनके जो माइंड है वो बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट में थे उस टाइम पे.
ये था उनका फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो वहां पे ये लोगों ने हर चीजों को एक्सप्लोर किया। बहुत सारी ऐसी बाधाएं आई इनके जर्नी में, इनको बहुत सारी तकलीफ हुई, बहुत सारी कष्ट इनको देखने पड़े, लेकिन फिर भी वो सारे कष्ट ने इनका बिल्कुल भी हिम्मत, मोरल को डाउन नहीं किया। ये लोग बिल्कुल भी नहीं टूटे और ये अपने जर्नी में उतनी ही हाई स्पिरिट से कंटिन्यू करे। द सन बीट डाउन टू मैच अवर रेज, मतलब यहाँ पे हमको सन जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है, बताया गया है कि ये जो सन है वो इनके एनर्जी के साथ बिल्कुल मैच करता हुआ, बिल्कुल एक तरीके से सन इनके साथ साथ चल रहा था। अगर ये लोग अपनी फुल एनर्जी में थे तो सन भी अपनी फुल एनर्जी में आसमान में था। यहाँ पे आपको बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस देखने को मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मेटाफर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे पिलग्रिमेज जो है ये आपको सिग्निफाई कर रहा है, सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं सिग्निफाई कर रहा है, ये आपको लाइफ का भी एक पड़ाव आपको बता रहा है कि कैसे लाइफ, जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे माइंड बिल्कुल एक्सॉल्टेड होते हैं, हम काफी ज्यादा हाई स्पिरिट पे होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का भी सेकंड स्टेज आता है जहाँ पे हम हर चीजों को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, चीजों को देखने लग जाते हैं, और हमारा जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कैसे ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। सो दैट इज वाई आप इस पोइट्री को सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी के जैसे नहीं, बट आप इस तरीके से भी देखेंगे कि ये पोइट्री एक लाइफ के साइकिल को पूरा एलेगरी कर रही है। देन वी ऑल्सो सी सेजियोरा। सेजियोरा क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइट के बाद एब्रप्टली एक फुल स्टॉप यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। सेंटेंस जो है एक लाइन कंप्लीट होने के पहले बीच में ही फुल स्टॉप कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज सेजियोरा, बीच में जब फुल स्टॉप आ जाता है। एंजैबमेंट भी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट, ये एक ही लाइन है लेकिन इसको दो लाइन में ब्रेक किया गया है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एंजैबमेंट। इस स्टैंजा में आपको समझ में आया होगा कि कैसे पिलग्रिम जो है वो स्टार्टिंग में एंथुजियास्टिक थे, आइडियलिस्टिक थे, और सेकेंड स्टेज आते आते वो लोग एक्सप्लोर करने के कैपेबिलिटी में आ गए थे। मूविंग अहेड टू द सेकेंड स्टैंजा, फॉल्स प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके कारण ऑब्जर्विंग विदाउट लर्निंग। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टैंजा है। जैसे ही इनकी जर्नी बिगिन होती है, सेकेंड स्टेज आता है इनकी जर्नी में, तो वो बोलते हैं कि वो लोगों ने इस जर्नी को काफी अच्छे से टैकल किया। सन इनकी एनर्जी को बीट करने को लगा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी, ये लोग आगे बढ़ते रहे और ऑब्जर्व करते गए, रास्ते में हर चीजों को ऑब्जर्व करते हुए उसका नोट्स बनाते हुए चल रहे थे। हर चीज का इन्होंने नोट्स बनाया, जैसे कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, पीजेंट्स हैं, फार्मर हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोग क्या खरीदते बेचते हैं, उनका कैसा कल्चर है, वो क्या पहनते ओढ़ते हैं, कैसे वो अपना लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, ये सब चीजों के बारे में वो फटाफट नोट्स बनाने लग गए। द वे ऑफ सर्पेंट एंड गोट्स, मतलब कि वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ के लोग, वहाँ के हर चीजों के बारे में वो नोट्स बनाने लग गए। उन्होंने इस चीज का भी नोट्स बनाया, जैसे जो 3 सिटीज हैं जहाँ पे एक सेज ने आके कोई ज्ञान दिया था, वहां के भी बारे में उन्होंने नोट्स बनाए कि कौन कौन से वो 3 सिटीज हैं जहाँ पे वो सेज गए थे, वो संत जो है, सेज मतलब संत होता है, वो संत जो है वो कहाँ कौन कौन से 3 सिटीज में गए, कैसा उनका जर्नी था, ये सब के बारे में भी उन्होंने कॉपियस नोट्स बनाया। आपको ये बात समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स कि कैसे ये लोग अपने एसेंस से मिस कर रहे हैं, मतलब कि इन लोग इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी सिटी गए, पर वो ये बात पे तो गौर ही नहीं कर रहे हैं कि वो सेज ने क्या लेसन दिया। What was taught is not focused here, so that is why you will see that they are missing the essence. Essence मतलब कि मेन बात क्या है, इनके जो सेज जो है उन्होंने क्या मैसेज दिया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी कही हुई बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather than the place that they visited. You will also see superficial recording, मतलब कि इन लोग नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे हैं। नोट्स का जरूरत है क्या, बताइए आप, कि ये लोग जो नोट्स बना रहे हैं वो काफी ट्रिवियल मैटर के बारे में नोट्स बना रहे हैं, पीजेंट्स के बारे में, वो लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ये सब ट्रिवियल मैटर है। देन यू विल ऑल्सो सी डिसकनेक्शन, मतलब कि ये लोग हर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन कोई भी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, उस मोमेंट में लिव नहीं कर रहे हैं।
देन मूविंग अहेड टू द फाइनल थीम, मिसगाइडेड जर्नी। आप देखेंगे कि इनका जर्नी क्या है, पिलग्रिमेज है। ये लोग वहां पे आए हैं, तीर्थ स्थल में आए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे पीजेंट्स को, सर्पेंट को, गोट को, ये सबको ऑब्जर्व करते हुए, नोट्स बनाते हुए बैठ गए हैं। सो इनका जो जर्नी है उसका पर्पस कुछ और था और ये लोग कहीं और डेविएट हो गए हैं। यू विल ऑल्सो सी कि यहाँ पे सर्पेंट जो है ना, ये एक सिंबोलिज्म है। इट इज सिंबोलाइजिंग द काइंड ऑफ शार्प पीपल इन अवर लाइफ। वो जो लोग होते हैं ना, जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं, उनको भी ये रेफर कर रहा है। गोट मतलब वो जो भोले भाले लोग होते हैं जो हमारे लाइफ में हैं, उनके बारे में भी आप रेफर कर सकते हैं गोट से। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्टैंजा, the first fracture, conflict and loss, but when the differences arose on how to cross a desert patch। अब इन लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रुप में एक पर्सन जो है, इन्होंने एक डिसीजन, एक ओपिनियन दिया कि कैसे इनको उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक डेजर्ट का एक लंबा हिस्सा है, एक डेजर्ट का पैच है जो इनको क्रॉस करके जाना है, मतलब कि एक मुसीबत इनके सामने है, उसे कैसे टैकल करना है उसके बारे में एक फ्रेंड जो है इनके, एक फ्रेंड ने इनको सजेस्ट किया। वो फ्रेंड जिनका प्रोज बहुत स्टाइलिश था, मतलब कि वो बहुत अच्छा कॉपियस नोट्स जो बना रहे थे ये लोग, वो बहुत अच्छा बनाते थे, उनके आइडियाज काफी रिफ्रेशिंग एंड फ्रेश होते थे, वो काफी स्मार्ट थे अपने आइडियाज को लेकर के। उन्होंने एक अच्छा आइडिया दिया कि कैसे इस डेजर्ट पैच को क्रॉस किया जाए, लेकिन सबका ओपिनियन जो है वो अलग हो गया। उन लोगों ने इनका ओपिनियन नहीं लिया एंड अल्टीमेटली इनको ही अपने ग्रुप से बाहर कर दिया। सो यू विल नोटिस कि ये सबसे बड़ी आयरनी है यहाँ पे कि एक वो पर्सन जो जिसका नॉलेज काफी ज्यादा है, जो काफी बेस्ट है इनके बैच में, स्टाइलिश प्रोज लिखने के मामले में वो काफी स्मार्ट है इनके बैच में, और वही वो पर्सन है जो इस ग्रुप से अलग हो गया है। दैट इज द आयरनी। देन यू विल ऑल्सो सी कि यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है डेजर्ट पैच के प्लेस में, जहाँ पे ये डेजर्ट पैच जो है वो फिजिकल डेजर्ट नहीं, लेकिन ये हमको सिंबलाइज कर रहा है लाइफ की मुसीबतों को। देन अ शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज। जैसे ही ये पर्सन इनके ग्रुप से अलग हो जाता है तो इनके ग्रुप में एक शैडो फॉल हो जाता है, ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो शैडो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनमें डिफरेंसेस अब और ज्यादा बढ़ रही हैं। अनदर फेज इनके लाइफ में आया, अनदर फेज आया जब ये लोगों पे ट्वाइस अटैक हुआ, मतलब दूसरी बार अटैक हुआ। दूसरा अटैक ये हुआ, पहला डेजर्ट पैच का था, दूसरा अटैक ये हुआ कि इन लोगों ने अपना रास्ता, ये लोग अपने रास्ते से खो गए थे, लॉस्ट अवर वे हो गए थे ये लोग। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी, मतलब कुछ लोग यहाँ पे जो हैं, ये लोगों ने डिमांड किया कि इनको फ्रीडम चाहिए, इन लोगों को अपना डिसीजन बनाना है और इनको अपने तौर तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचना है। ये लोगों ने क्लेम किया कि ये लोग चाहे शॉर्टकट से जाएंगे, चाहे जैसे भी जाएंगे, इन लोग अपने तौर तरीके से जाकर के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, और दैट इज वाई दे वांटेड टू लीव द ग्रुप। लेकिन जो हमारे पोएट हैं वो उनको काफी कन्विंस करते हैं, काफी उनको मनाते हैं कि ये डिसीजन सही नहीं होगा, इनको ग्रुप में ही चलना चाहिए। एंड दैट इज व्हेन द लीडर ने बोला कि उन्होंने आभास कर लिया है कि इनका जो डेस्टिनेशन है वो काफी करीब आ चुका है, लोग उसके बहुत पास आ चुके हैं। दैट इज व्हाई द लीडर सेड दैट ही हैज स्मेल्ट द सी, इन्होंने महसूस कर लिया है, आभास कर लिया है कि इनका डेस्टिनेशन बहुत पास है। दैट इज व्हाई यू विल सी, इस स्टैंजा में आपको दिख रहा होगा कि ये जर्नी जो है कैसे वर्सन होते जा रही है, मतलब और खराब होते जा रही है। और आप लोग देखेंगे कि कैसे पिलग्रिम के फेस में, ये जो लोग हैं इनके फेस में ये लोगों को फेस करना पड़ रहा है एक्सटर्नल अटैक, मतलब कि इन लोगों को सन का भी हीट अब महसूस हो रहा है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ये लोग जर्नी कर रहे हैं। इनको अपना वेट भी अब फील हो रहा है, बैक का वेट भी अब फील हो रहा है, इनको सारी कठिनाइयां अब फील हो रही हैं। एक एक कदम जो ये आगे बढ़ा रहे हैं, इनको वो हर कदम अब भारी लगने लग रहा है। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो सी कि इंटरनल डिविजन यहाँ पे इतना ज्यादा हो गया है कि इनका जो बेस्ट पर्सन था, जिसके पास बेस्ट आइडियाज होते थे, बेस्ट नोट्स जो बनाता था, वो पर्सन इनके ग्रुप से बाहर हो गया है। एक सेक्शन यहाँ पे फ्रीडम मांग रहा है। सो दैट इज व्हाई यू विल नोटिस कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको इस स्टैंजा में देखने को मिलते हैं। द फाइनल स्ट्रेच, डेस्पेयर एंड डिप्राइवेशन।
वी नोटिस्ड नथिंग एज वी वेंट। जैसे इन लोग आगे बढ़ते गए और इन लोग अपने डेस्टिनेशन के करीब आते गए, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि इन लोगों ने कुछ अलग कुछ तो नहीं देखा। ये पूरा रास्ता ऐसा ही दिख रहा था, जो फाइनल डेस्टिनेशन में आके भी वैसा ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये लोग सिर्फ एक स्ट्रैगलिंग क्राउड है। इन लोग सिर्फ एक क्राउड है जो जिनमें सिर्फ लिटिल होप रह गया है। मतलब कि ये लोगों ने कुछ महान काम नहीं किया है, कुछ अलग काम नहीं किया है। दे से दैट दे हैव इग्नोर्ड व्हाट द थंडर मेंट। थंडर यहाँ पे दोनों चीजों को सिंबलाइज कर रहा है। फर्स्ट थंडर, जो बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेस से इनको एक आभास हो रहा था कि हाँ, अब जो ग्रुप है वो टूट रहा है, तो अब यहाँ पे इनको ब्रेक कर लेना चाहिए, इनको वापस जाना चाहिए। बट इन लोगों ने उस थंडर के सिंबल को नहीं अपनाया और इन लोगों ने उस सिंबल को इग्नोर कर दिया। वी ऑल्सो सी कि कैसे इनके अंदर से भी एक आवाज आई कि कैसे इनका जो ग्रुप है वो टूट रहा है, कैसे इनका जो पर्पस है वहां से ये लोग काफी ज्यादा अलग चीजों में आ चुके हैं। इनका स्पिरिचुअल जर्नी एक पर्पस था, लेकिन इन लोग धीरे धीरे यहाँ पे आते आते इनका हिम्मत जो है वो धीरे धीरे टूट रहा था। सो इवन देन इन लोगों ने इस थंडर को, अपने अंदर की आवाज को भी इन लोगों ने इग्नोर कर दिया था। एंड नाउ फाइनली व्हेन दे वर सो नियर टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द कॉमन नीड्स। इन लोग कॉमन नीड्स के लिए भी तरस रहे थे, जैसे कि सोप। जब तक इन लोग यहाँ तक आए तब तक ये लोग काफी ब्रोकन हो चुके थे और काफी लोगों की हिम्मत तो मानिए कि बिल्कुल ही खत्म ही हो गई थी। आपको यहाँ पे थीम मिलेगा ऑब्लिवियसनेस का, जैसे कि आपको इस लाइन में देखने को मिल रहा है, वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट। मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना फ्यूटाइल है ये चीज, कि ये लोग इतने देर से उस जर्नी को कर रहे थे। इनको पता था कि ये कहाँ जा रहे हैं, इनको पता था इनको क्या नजारा मिलना है, इनको पता था कि कितना सन का रेज है, कितना ज्यादा इनको हार्डशिप है, कितना ज्यादा डिस्टेंस है, इनको सारी बातें पता थी। लेकिन फिर भी इन्होंने उस जर्नी को कंप्लीट किया। इस जर्नी को करते हुए उनको ये जो थकान महसूस हुई है, ये सब के बारे में उनको अंदाजा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इग्नोर करके इन चीजों का सामना किया और अब उनको ये सब चीज व्यर्थ लग रहा है। डिसरिगार्ड ऑफ वार्निंग, जैसे कि अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे थंडर इनको बहुत बार वार्न किया, इनके अंदर की आवाज भी और बाहर से भी इनको बहुत संकेत मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया। देन फिजिकल डिप्राइवेशन, वी सी कि इन लोग फिजिकली कितना ज्यादा डिप्राइव्ड हैं, कॉमन नीड्स के तरस रहे हैं इन लोग कॉमन नीड्स के लिए, जैसे कि सोप। स्पिरिचुअल डैमेज भी हमको देखने को मिल रहा है कि कैसे इन लोग एग्जॉल्टेड माइंड से निकले थे फर्स्ट स्टेज में, और अब इन लोग यहाँ पे आते आते ब्रोकन हो गए हैं और सम मेयरली बेंट हो गए हैं। मूविंग अहेड टू द फाइनल स्टैंजा, When finally we reached the place, finally इन लोग उस डेस्टिनेशन में पहुंच ही गए जहाँ के लिए ये लोग निकले थे। Even then ये लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि ये लोग वहाँ पे क्यों आए हैं। अब वहां पे पहुंच करके ऐसा लग रहा था कि क्या पर्पस था, ये इन लोग सब भूल चुके हैं। द ट्रिप हैड डार्केंड एवरी फेस, आवर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर। ठीक है, तो ये जो ट्रिप है इससे हर फेस जो है वो एक निराशा में आ चुका था, हर फेस की रौनक जो है वो जा चुकी थी। और इनका ये जो ट्रिप है ये इतना ज्यादा डार्कन हो गया था कि इनको ऐसा लगने लगा कि इनका जो कर्म है, इनका जो डीड है, इन्होंने ये जो एक्शन किया है, इतना दूर ये लोग चल के जो आए हैं, या ये इतना दूर जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ के लिए, ये कोई रेयर काम इन्होंने नहीं किया है, ना तो कोई ग्रेट काम किया है। वी विल ऑल्सो सी कि ये लाइफ के लिए कितना ज्यादा एलेगोरिकल है, कि कैसे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम अपने बचपने में बहुत एग्जॉल्टेड माइंड के साथ होते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ अनोखा करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, हम अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को प्राउड फील करवाएंगे, हम कुछ यूनिक करेंगे। ऐसा हम बचपन में बहुत सोचते हैं, बहुत एनर्जी होती है हम में, और धीरे धीरे जब हम पढ़ते रहते हैं तो वो एनर्जी धीरे धीरे डिम होते जाती है। हम क्लास के टॉपर तो रह जाते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के नहीं हो पाते हैं। फिर उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी के नहीं हो पाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने लाइफ में नॉर्मल गोल्स अचीव कर लेते हैं। हम भी वही सेम चक्र रचते हैं जो संसार में हर कोई कर रहा है। हर कोई शादी कर रहा है, फैमिली कर रहा है, फिर उसके बाद वो अपने घर बना रहा है, अपनी लाइफ में छोटे मोटे अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहा है। ये सब हर इंसान करता है, हम भी सेम काम करते हैं। फाइनली जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमको लगता है हमने कुछ अनोखा नहीं किया। अवर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर। ये जब हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, रिटायरमेंट के पास आ जाते हैं, तब हमको महसूस होता है कि हमने भी सेम काम किया है जो संसार आज तक करता आ रहा है, हमने कुछ भी यूनिक नहीं किया। सो दैट इज व्हाई दिस होल पोएट्री इज रिफ्लेक्टिंग टू थिंग्स। फर्स्ट, लाइफ का जर्नी, सेकंड ये जो पिलग्रिमेज का जर्नी है वो। फाइनली द पोएट सेज
होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। यू सी, इस लाइन में इतना बड़ा आयरनी है जहाँ पे ये पोएट कह रहे हैं कि होम ही वो जगह है जहां से इन्होंने बिगिन किया था, वही वो जगह है जहां पे उनको अल्टीमेट मैक्सिमम ग्रेस मिलना है, मतलब हैप्पीनेस मिलना है। वो बोलते हैं कि होम ही है वहां जहां पे इनको वापस जाना है और वहां पे ही वो सबसे ज्यादा हैप्पी हो पाएंगे। सो यू सी हाउ दिस होल पोएट्री इज अ जर्नी ऑफ कंप्लीट डिसइल्यूजनमेंट। आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि कैसे फाइनल लाइन में हमको ये बात समझ में आ रही है कि वी हैव टू एंजॉय द जर्नी एज वेल। हम डेस्टिनेशन में पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि हम जर्नी को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। एंड लाइफ इज अबाउट एंजॉइंग एवरी मोमेंट। हमको प्रेजेंट में जीना है, यही हमारे लाइफ का मोटिव होना चाहिए। दैट इज व्हाट द पोएट्री इज स्ट्रेसिंग अपॉन। सिंबोलिज्म इन दिस पोएट्री, इफ यू सी, नेचुरल एलिमेंट्स इसमें बहुत सारे कवर हुए हैं, जैसे सन, डेजर्ट, सी, थंडर, ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पे सिंबलाइज हुए हैं। ऑल्सो यू विल सी द सिंबलिज्म ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस। लाइट का सिंबल आपको दिखेगा बर्डन्स लाइट में, डार्कनेस का दिखेगा शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज में, देन डार्कनेस आपको दिखेगा फर्दर द ट्रिप हैड डार्केंड एवरी फेस में। देन होम एंड ग्रेस यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग होल्ड करता है। जैसे आपको अभी अभी बताया मैंने कि होम जो है मतलब इनिशियल जो है वहीं पे आपका लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ये बात आपको बाय द एंड ऑफ द जर्नी समझ में आ जाती है। ग्रेस मतलब हैप्पीनेस है, यहाँ पे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट से है। ग्रेस सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, और ये लोग अपने स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट में फेल हो गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी, बिकॉज ये लोग काफी ज्यादा डिसइल्यूजन हो गए थे। अगर इस चैप्टर की हम थीम्स के बारे में बात करें तो ये है जर्नी ऑफ लाइफ। जैसे आपने अभी अभी समझा है कि ये कैसे जर्नी ऑफ लाइफ को डिनोट कर रहा है। एंड जर्नी मैटर्स मोर देन द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड हमको हमारी लाइफ में मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हमेशा लेते रहने चाहिए। दैट इज व्हाट दिस पोइट्री इज आस्किंग अस टू डू। आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी है, मतलब कि यहाँ पे हम एक आइडियलिस्टिक हम थॉट बनाते हैं कि नहीं, हम अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक आइडियलिस्टिक एग्जांपल अगर लें तो आप मान लीजिए बनाएंगे अपना एक टाइम टेबल, सोचेंगे हम 5 बजे से उठेंगे और 1 आवर एवरीडे पढ़ेंगे। हमको नेट का एग्जाम पास है तो हम 1 आवर एवरीडे 5 o'clock to 6 o'clock पढ़ेंगे। लेकिन आप 5 o'clock मान लीजिए नहीं उठे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया आप नहीं उठ पाए, ऐसा होता है, तो वो आपको रियलिटी हिट कर दी। आपने आइडियलिस्टिक मेंटालिटी बनाई कि नहीं आप 5 o'clock उठेंगे, आप नहीं उठ पाए, तो ये आपकी रियलिटी हिट कर गई। सो आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी हो गया आपके साथ। देन वी सी फाइंडिंग मीनिंग। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे ये लोग पूरे टाइम मीनिंग ढूंढ रहे थे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाह रहे थे, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि आप जर्नी एंजॉय ना करें। जब तक कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में पहुंचना जरूरी नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म इज इन एवरी सेल। अगर आप अपने आसपास देखेंगे हर चीज में आपको स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मिलेगा। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू फोकस, बी थैंकफुल अबाउट इट। आप जब तक ये थैंकफुल नहीं होंगे तब तक आपके में स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगा। एंड दैट इज वाई इस मीनिंग को उन लोग ढूंढते ढूंढते इतना ज्यादा थक गए कि वो लोगों ने सोचा कि होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। वी विल ऑल्सो सी ग्रुप डायनामिक्स। यहाँ पे कितना ज्यादा ग्रुप डायनामिक्स है कि कैसे ये लोग ईगो डिसएग्रीमेंट के कारण अपनी यूनिटी ऑफ पर्पस से डेविएट हो जाते हैं, और ग्रुप डायनामिक्स के कारण इनका जो पर्पस है वो अधूरा रह जाता है। Ezekiel's poem can be read as an allegory of life, जैसे मैंने आपको बताया। एंड ऑल्सो हम ये देख सकते हैं कि ये इंडियाज इमर्जेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि कैसे इंडिया ने अपने आप को आजाद किया, उसकी जो जर्नी है उसको भी आप इस पोएट्री में रीड करके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कैसे शायद पोएट उस जर्नी को भी रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि कैसे वो काफी अलग दिशा में स्टार्ट हुआ था, कि हमको फ्रीडम चाहिए था, फ्रीडम का डिमांड काफी अलग ओपिनियन से स्टार्ट हुआ था, और होते होते ऐसा हो गया कि इंडिया को काफी ज्यादा पार्टीशन फेस करना पड़ा था, और इंडिया itself became a partitioned country. इंडिया पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश से अलग हो गया। That is why we see a partition. That is why maybe ये poem उस चीज को भी denote कर रहा है। I hope you are clear with the poetry. Finally, we will see the rhyming scheme of this poetry. राइमिंग स्कीम जैसे मैंने आपको बताया A B A B A,
ऐसा राइमिंग स्कीम चल रहा है, एक फॉरवर्ड मोशन में ये राइमिंग स्कीम चल रहा है। ए मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे का लास्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, पिलग्रिमेज, स्टेज एंड रेज, ये तीनों वर्ड्स राइम हो रहे हैं। लाइकवाइज ऑल, कॉल, ये दोनों वर्ड्स राइम हो रहे हैं। जहाँ पे बी है वो उसका लास्ट वर्ड आपका राइम होगा, जहाँ पे ए है उसका लास्ट वर्ड आपका राइम होगा। That is the rhyming scheme that is continued in the whole poetry, and I hope I have made this video easy for you. इस चैप्टर को अगर मैंने आपके लिए थोड़ा भी easy बना दिया, explanation अगर आपको पसंद आया, तो please do not hesitate to like the video and comment down below and subscribe to the channel. Thank you so much.